सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बस बहुत हो गया मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। और नाजरीन, आज मुल्क की सियासी मंजरनामे पर बात करने से पहले एक अहम तरीन मौजू है जिस पर आपके साथ कुछ तफसीलात भी हमने शेयर करनी है। वो ये कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत अंगेज़ी और इस तरह के जो मवाद है उसको फैलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई और मुल्क भर में क्रैकडाउन किए गए। वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद शेयर कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, ऐसे कई लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे इसी किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं जहां ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। बैरून मुल्क रहकर जो अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के कवानीन और अदालती फैसलों से ऐसी कई नज़ीर मिलती हैं जहां गैर हाजिरी के बावजूद, यानी मुल्ज़िम की मौजूदगी ना होने के बावजूद केस का ट्रायल भी हुआ और सज़ाएं भी सुनाई गईं। उनमें से चंद आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि ये पता चल सके कि दुनिया भर में कहां कहां इस किस्म की कार्रवाइयां पहले हो चुकी हैं, जो कि अब पाकिस्तान और उससे रिलेटेड जो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले नफरत अंगेज पैगामात शेयर करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्सपेक्टेड हैं। तो नाज़रीन, आइन बेले नामी शख्स जिसकी गैर मौजूद फ्रांसीसी अदालत ने फ्रांसीसी खातून को आयरलैंड में कत्ल के मुकदमे की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा कोसोवो लिबरेशन आर्मी के लीडर हैं एडम जाशरी, जिनको जुलाई 1997 में उनकी गैर मौजूदगी में यूगोस्लाविया की अदालत ने सज़ा सुनाई थी। पोलैंड के कर्नल सर्द जंग के जासूस राइडर्स कोलेंस्की को 1984 में उनकी गैर मौजूदगी में कम्युनिस्ट कोर्ट ऑफ पोलैंड ने मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा एक और मिसाल है बरतानवी नजाद अमेरिकन गैंगस्टर की, जिसे इंग्लैंड में फ्रॉड के जुर्म में 24 साल की सज़ा उस वक्त सुनाई गई थी जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा ओलेग गोर्दियोस्की को सोवियत यूनियन ने 1985 में गद्दारी के मुकदमे में मौत की सज़ा सुनाई थी जब वो बरतानिया फरार हो चुका था, यानी वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। एक और मामला, एक और मिसाल, एंड्रियो लेस्टर जिस पर रेप का मुकदमा था, वो दौरान मुकदमा फरार होने में किसी तरह कामयाब हो गया था, जिस पर उसकी गैर मौजूदगी में उसे सज़ा सुनाई गई थी। फिर माइकल टाउनले जो चिली नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट का एजेंट था, उसको अतालवी अदालत ने 1993 में उसकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई थी। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन केंट क्रिस्टेंसन को रोमानिया की अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अदम अदायगी पर सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को नेदरलैंड्स के सियासी रहनुमा गैरेथ के खिलाफ कत्ल पर उकसाने पर उनकी गैर मौजूदगी में सितंबर 2023 में 12 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। यानी कि ना सिर्फ करप्शन बल्कि हर तरह के दहशतगर्दी हो, कत्ल हो, हर तरह के मुकदमात ऐसे हैं जब मुल्ज़िम वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन अदालतें कार्रवाई करती हैं, सज़ाएं सुनाती हैं और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ पाती है या नहीं, गिरफ्तारियाँ हो पाती हैं नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। तो पाकिस्तान में क़वानीन क्या हैं और इस तरह के जो क़वानीन हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारा पैनल हम हैं। राजा खालिद एडवोकेट हाई कोर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा हाफिज़ एहसन अहमद जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज़ एहसन साहब से हम बात करना चाहेंगे। एहसन साहब, ये जो तमाम तर मामला है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें क्या कहती हैं, क्या कवानीन मौजूद हैं, क्या हमारे पास ये राइट्स मौजूद हैं कि बैरून मुल्क बैठकर अगर कोई शख्स पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए जहर उगल रहा है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज, आपका बहुत शुक्रिया। इसको पाकिस्तान से निकाल कर ज़रा इंटरनेशनल कैनवस तक लेके जाएं तो फिर हम इसको वापस लेके आते हैं कि इसका लॉ क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है उस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, मैं पहले आपको ब्रॉडली ये बताऊं कि क्या हमारा मुल्क जो है वो एब्सकॉन्डर्स को डील करता है, क्या हमारा मुल्क जो है वो ट्रायल इन एब्सेंशिया उसको डील करता है। हमारे मुल्क के अंदर दो इस वक्त लॉ चल रहे हैं। एक है 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड
उसके, और वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, उसके अंदर भी एब्सकॉन्शन का जिक्र है कि अगर कोई शख्स तामील नहीं करता, भाग जाता है, कोर्ट में पेश नहीं होता, तो 170 सेक्शन 2 के अंदर उसका खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फिर दूसरा उसके अंदर ये है कि सेक्शन 87, 88 CRPC है कि अगर कोई पेश नहीं होता तो आप उसके वारंट्स निकालें, फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करें। फिर 512 एक सेक्शन है जिसके अंदर जाके आप एविडेंस को प्रिजर्व कर लेते हैं। ये तो एक वो है कि जो आपका रेगुलर स्टैट्यूट या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब हम उसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि दुनिया के हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इस बात की इजाजत नहीं है कि आपका कोई शहरी आपके मुल्क के अंदर जुर्म करे या आपके मुल्क के बाहर जाके जुर्म करे। जो आपके मुल्क के अंदर जुर्म हो और वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो, वो आपके मुल्क के अंदर हीनियस क्राइम्स हो जिसके अंदर रेप्स है, मर्डर्स है, टेररिज्म है, और वो बैठ के बाहर जो है वो इस चीज को एडवांटेज लेता रहे कि मैं पाकिस्तान के अंदर ट्राई नहीं हो सकता और पाकिस्तान का कानून जो है वो इस पे खामोश रहेगा। तो ना पाकिस्तान का कानून इस पे खामोश है और ना ही दुनिया के सारे कानून जो इस पे खामोश है। अमेरिका के अंदर भी ट्रायल एंड एब्सेंशिया होता है कि अगर कोई शख्स पेश नहीं होता, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर, चाहे वो ट्रायल स्टेज के ऊपर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, ईरान है। इंडिया ने स्पेशल अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर अमेंड किया है। बांग्लादेश ने अपने जो उनका 1898 का उसके अंदर अमेंड किया हुआ है। इटली शामिल है। उसके बाद आपका ईरान आ जाए, फिर उसके बाद आपके कोई वेस्टर्न या ईस्टर्न यूरोप कंट्री नहीं है जहां के ऊपर उनका शहरी अपने मुल्क के अंदर या अपने मुल्क से बाहर जुर्म करे और वो स्कॉट फ्री फिरता है। एहसान साहब, बुनियादी तौर पर जो शख्स बैरून मुल्क बैठा है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से अगर कवानीन को तोड़ रहा है, कानून साजी पर जो है वो उसमें रुकावट बन रहा है, तो क्या पाकिस्तान की अदालतें उस पर मुकदमा दायर करने के बाद उसको सज़ा सुना सकती हैं? और अगर ये सज़ा सुनाई जा सकती है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से कानून साजी, ये ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास? उसका पहला फेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1975 के अंदर पहली दफा ये कहा गया कि ट्रायल इन एब्सेंशिया जो हो सकता है कि अगर कोई शख्स जो है वो इस मुल्क के अंदर जुर्म करता है, इस मुल्क के कानून को तोड़ता है और वो बाहर भाग जाता है या एब्सकॉन्ड करता है, तो आप उसको सजा दे सकते हैं। उसके बाद 97 का आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है जिसका सेक्शन 21L है। वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स इस मुल्क के अंदर जुर्म करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी के मैटर्स हैं जो सेक्शन 121, 122 से आगे निकलते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं और 5 से 10 साल की सजा है। फिर करप्शन के जो मैटर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान में पहली दफा 99 के नैब ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 31 को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल स्टेज पे बाहर जाता है तो उसको आप कन्विक्ट कर सकते हैं और वो उसकी सजा 3 साल से ज्यादा हो सकती है। तो कानून तो इस चीज की इजाजत देता है। अगला जो है वो इस चीज के अंदर है जिस पे अगर बात की जाती है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो उस वक्त अप्लाई करेगा कि जब वो शख्स पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जाके उसके खिलाफ जो कन्विक्शन है उसको जाके अपने आप को सरेंडर करे। सरेंडर करने के बाद ये है कि वो जाके ये कहे कि मैं पेश होना चाहता हूँ, मैं ये रीजंस है, तो अदालत उन चीजों को कंसीडर करती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जो दुनिया के अंदर ये सजाएं इसलिए की जाती है ट्रायल इन एब्सेंशिया के अंदर है कि सिर्फ वो मुलजम या मुजरम ये ना समझे जो बाद में मुजरम बनाए कि मैं स्कॉट फ्री हूँ, वो उसके बाद एक्स्ट्राडिशन की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जब आप दुनिया के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपकी कन्विक्शन है, आपका कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उसके लिए फिर जब आपको एक्स्ट्राडिशन या इंटरपोल के अंदर एहसान साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी पर एक सवाल पैदा हो रहा है, लेकिन राजा खालिद हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे भी ज़रा इस तमाम तर मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। राजा साहब, 2 तरह के मामलात हैं। एक ये कि कोई शख्स जिसने कोई कानून तोड़ा है और उसके बाद वो मुल्क से फ़रार हो गया है, और दूसरा जो मामला है वो ये है कि कोई शख्स जो कि मुल्क से बाहर बैठा है और वहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, कवानीन को तोड़ रहा है। ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इदारों के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात की जा रही है। इन दोनों मामलात पर रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तानी कवानीन में क्या कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरह के हाफिज एहसान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में रह के कोई जुर्म करता है और यहाँ से भाग जाता है, और पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई जहर उगलता है, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करता है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ फर्जा सराई करता है, नफरतें फैलाता है और उसके वो लोगों को गुमराह कर रहा है,
उसके बयानात की वजह से पाकिस्तान की सलामती एट स्टेक है, दैट इज इन डेंजर, तो फिर ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे उसने ये जुर्म पाकिस्तान में ही रह के किया है। ठीक है, चूंकि पाकिस्तान के शहरी ये ना समझे कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, आई कैन नॉट बी ट्राइड। ठीक है, आई कैन नॉट बी ट्राइड बिकॉज आई एम आउट ऑफ द कंट्री, आई कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। हमारा कानून जो है, जिस तरह से पहले बात हो चुकी इस पे, नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 31A वो प्रोवाइड करती है ट्रायल इन एब्सेंशिया। इसी तरह ये नहीं कोई नई बात नहीं हो रही, ना ही कोई ये हम नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये तवील अरसे से हो रहा है। ये 31A है नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन। इसी तरह जो हमारा 8A है एंटी टेररिज्म एक्ट, उसकी 1997 उसकी सेक्शन है 21L, वो इसे डील करती है। इसी तरह हमारा जो सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 1975 है, उसकी सेक्शन 4 वो इजाजत देती है, परमिट करती है ट्रायल इन एब्सेंशिया। इस तरह दुनिया में आप पहले मिसालें दे चुके हैं, भरपूर आपने मिसालें दी। हम मेरे ख्याल में इस तरह से बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं रिपीट करना शुरू करूं, लेकिन ये सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ और नूरनबर्ग से स्टार्ट हुआ, और उनका जो चार्टर था उसका आर्टिकल 12 परमिट करता था फॉर द ट्रायल इन एब्सेंशिया। जिस तरह पहले बताया जा चुका कि बांग्लादेश की जो CRPC है, उनका जो कोड है, उनका जो ज़ाब्ता फौजदारी है, उसकी सेक्शन है 339, वो इसे डील करती है और वो इजाजत देती है कि अगर कोई मुल्ज़म दानिस्ता तौर पर रूपोश हो गया जुर्म करने के बाद, अब देखें ना, यानी ये एक नेचर के खिलाफ है कि एक बंदा जुर्म करके सपोज पाकिस्तान से भाग जाता है, ये रेशनल के खिलाफ है, ये अकल के खिलाफ है, ये रीजन के खिलाफ है कि जुर्म करके वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाए और फिर वो इंतजार करे 30 साल तक, जब तक विटनेसेस फोत हो जाए, FIR लॉन्च करने वाला वो मर जाए, ठीक हो गया, उसके बाद वो पाकिस्तान आए और कहे जी मेरे खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं, क्योंकि सारे लोग जा चुके हैं, किसे आप लाएंगे मेरे खिलाफ और कौन मुझे कटहरे में खड़ा करेगा। इसलिए ट्रायल इन एब्सेंशिया का कंसेप्ट दिया गया कि अगर कोई जानबूझ के रूपोश है, वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर रहा, ट्रायल फेस नहीं कर रहा, अदालत ने तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की, जो उनका प्रोसीजर था वो अडॉप्ट करते हुए फिर वो उसके ट्रायल इन राजा साहब एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये जिस स्पेसिफिक हम मामले की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तमाम तर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ से इसे आज़ादी इजहार राय का नाम दिया जाता है कि जी हम आज़ाद हैं और सोशल मीडिया आज़ाद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो मर्जी कह सकते हैं। ऐसा तो जाहिर नहीं है, कुछ आपको जो है एथिक्स का भी ख्याल रखना होता है, इसमें कवानीन भी लागू होते हैं, जाहिर सी बात है। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या आज़ादी इजहार राय का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर आइए और जो मर्जी बोलिए? ये देखिए, कोई भी आज़ादी अनब्रेडल्ड नहीं है, बेलगाम नहीं है। आप हर तरह की आज़ादी, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कुछ लिमिट्स हैं, आप लिमिट्स नहीं क्रॉस कर सकते। आप लोगों को स्टेज पे गालियां बकना शुरू कर दें, आप स्टेज पे खड़े होकर इस्लाम को गालियां देना शुरू कर दें, आप जो हमारी मुतबर्रक मुकद्दस हस्तियां हैं उन्हें गाली गलौज करना या उन्हें उनकी तौहीन करना शुरू कर दें, और आप और मुल्क की असास के खिलाफ बात करें, मुल्क के अदारों के खिलाफ बात करें, मुल्क की यकजहती और सलामती को आप दाव पे लगा दें और उससे कहें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये दुनिया में कहीं भी, जो लोग कहते हैं ना, बरतानिया भी है जो कहता है कि वी आर द मदर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जमहूरियत की माँ, वो तहजीब की माँ, सारा कुछ अपने आप को गर्दानते हैं, उसके बावजूद वहां ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां यानी ये हमारी बदकिस्मती है। मुझे सख्त अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ ये मुल्क पाकिस्तान में है कि जिसके GHQ पे हमला किया जाए, जहाँ पे फौजी आर्मी तनसीबात पे हमला किया जाए, उनकी इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाए और उनकी बिल्डिंग्स पे हमला किया जाए, शोधा की यादगारों पे हमला किया जाए, और उसके बाद कि हम वो आज़ाद शहरी हैं और हमें हक है कि हम इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, हम इस मुल्क के बाशिंदे। जब आप अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हैं,
जब आप अपने मुल्क पे हमलावर होते हैं, आप में और मोदी में या मुल्क दुश्मन कुव्वतों में क्या फर्क रह गया? ये इस तरह की आजादी को आजादी नहीं कहा जा सकता। आजादी अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो वो जिसे आजादी का नाम देते हैं वो जुर्म बन जाती है। ठीक, यानी राजा साहब ये बात तो तय हो गई, ये बात तो आपने बड़ी वजाहत के साथ क्लियर कर दी कि ऐसे अफराद जो कि गैर मौजूद हैं उनके खिलाफ अदालत की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हाफिज एहसान साहब, सजाएं सुनाए जाने के बाद ऐसे अफराद को मुल्क में वापस लाने के लिए, यानी उन सजाओं पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इक़दाम करने होंगे, क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 3 जगहों पे ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी रिकग्नाइज्ड है और वो दुनिया के हर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिकग्नाइज्ड है। नंबर 1 ये है कि अगर कोई शख्स सोसाइटी के अंदर हीनियस क्राइम कमिट करता है जिसमें मर्डर भी है, रेप्स भी है, उसके बाद चाइल्ड से रिलेटेड है, उसको दुनिया के हर कानून के अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया के अंदर ला के सजा दी जाती है और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो आपके मिलिट्री लॉज हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क के मिलिट्री लॉ की वायलेशन करता है, चाहे वो सिविलियन है या वो शख्स ऐसा है जो मिलिट्री का रिटायर्ड एम्प्लॉई है या सर्विंग एम्प्लॉई है और वो दुनिया में किसी जगह चला जाता है, तो आपको उस मुल्क के कानून के मुताबिक ट्राई किया जाता है, कन्विक्शन की जाती है और उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया होता है, चूंकि वो वॉलंटरली जो है वो उस सिस्टम के सामने सरेंडर नहीं कर रहा और वो डिसअपीयर हो रहा है। तीसरा जो आपके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज के अंदर जो चीजें चलती हैं वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के इशू है कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होती है उसके अंदर भी दुनिया का हर मुल्क जो है वो इन लॉज भी है, उनको डील भी करता है, ट्रायल इन एब्सेंशिया भी है। अब अगली जो चीज आई है वो ये आई है कि क्यों ये किया जाता है और आगे इसका रिजल्ट्स के किस लिए किया जाता है। नंबर 1 ये है कि आपने अपना जो जस्टिस सिस्टम है उसको भी चलाना है कि सिर्फ लोगों को ये मैसेज न दिया जाए कि जो जुर्म करेगा, डिसअपियर होगा या भाग जाएगा या मुल्क छोड़ जाएगा तो कानून उस पर चुप है। दूसरा ये है कि आपने अपनी विटनेसेस को और अपनी एविडेंस को प्रिजर्व करना होता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। तीसरा वो ये है कि जो शख्स जो है उसका विक्टिम बना है उसको भी तो रिड्रेसल चाहिए ना, उसको तो ये नहीं कहना आपने कि अब वो आएगा तो हम उसे देखेंगे। चौथा इसका यूज इसलिए दुनिया के अंदर आ रहा है और वो ये है कि एक्सट्रेडिशन है कि जब आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास जाते हैं और उन्हें जाके ये कहते हैं कि ये हमें वांटेड है या हम इसका ट्रायल करना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन है और वो कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन जो है वो आपकी कन्विक्शन है और वो कन्विक्शन के लिए आपको दुनिया के हर उस मुल्क के साथ एक्सट्रेडिशन जो है वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा जहां पे नहीं है। जिनके साथ हुए हैं उनको एक्सपेडाइट करें, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हर शख्स को ये पता चले कि वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी हो, अगर पाकिस्तान के किसी जुर्म की वायलेशन करता है तो उसे पकड़ के ला के सजा दी जा सकती है, चाहे करप्शन है, चाहे हाई ट्रीजन है, चाहे इसके अंदर आपके जितनी भी चीजें आती हैं, टेररिस्ट है, मेजर क्राइम्स है और आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अब दूसरा जो इसका वे फॉरवर्ड है वो ये फॉरवर्ड है कि अगर कुछ शख्स को सजा होती है तो उस प्रोसेस के अंदर जो है उसे इन्फॉर्म भी किया जाता है, उसके वारंट्स भी इशू जाते हैं। अगर वो नहीं है तो उसका एक डिफेंस काउंसिल भी होता है, उसके बाद सजा होती है और फिर उसके अंदर राइट ऑफ अपील भी है। और वो राइट ऑफ अपील ये है कि अगर वो आके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सरेंडर करता है, फिजिकली आना जरूरी है उसके लिए। उसके आगे फिर जो एक आर्गुमेंट आता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आर्टिकल 10A या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपका उस वक्त आएगा कि जब आके अपनी जो सबमिशन करेंगे, सबमिट करेंगे, उस अदालत की जुरिस्डिक्शन को मानेंगे और उसकी हायर अथॉरिटी के अंदर जाके कहेंगे कि मुझे सुना जाए, मेरा ये डिफेंस है। उससे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का या आर्टिकल 10A का सहारा जो है वो सिर्फ आर्गुमेंट की हद तक हो सकता है लेकिन एपलेट कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता। और ये चीजें जो हैं ये दुनिया की मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज है वहां पे भी है, जिसकी मैंने एग्जांपल्स दी है। आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, उसके बाद आपकी डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जिस तरह हम है, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश, चाइना एडवांस्ड है, ईरान उसके अंदर शामिल है। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं है और ये मेरा ख्याल है कि ये मैसेज जाना भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर रह के, इसे हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव, कि आपने जुर्म बाहर बैठ के किया है और आपने उस बॉर्डर के बाहर रह के किया है जो पाकिस्तान का जुर्म है, या पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ बोला है या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोला है, तो आपको हेल्ड अकाउंटेबल करना चाहिए और आपकी जो फ्री स्पीच है नहीं है। और इसके लिए हमारा पीका ऑर्डिनेंस लॉ भी है, वो भी बड़ा वाज़ेह है कि जिसके अंदर हेट्रेड स्पीचेस हैं और आपके रिस्ट्रिक्शन
ठीक है, बड़ी तफसील के साथ जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपने शेयर की हैं। राजा खालिद महमूद और हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिसके बाद हाजिर होंगे और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।